क्या आपको पता है कि भारत के लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और ये चेंज लगभग 150 साल के बाद आया है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिन्होंने एग्जिस्टिंग पुराने जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिप्लेस किया है। तो आइए जानते हैं वो लॉज क्या हैं और वो क्या चेंजेस उसमें आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद डॉक्टर प्रतिभा, योर सोर्स टू लीगल नॉलेज एंड अपडेट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं नए क्रिमिनल लॉज के बारे में। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं वो हैं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इनको रिप्लेस करने के लिए 3 नए लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और काफ़ी सारे नए क्राइम्स को, नए सेक्शंस को इसमें जोड़ा गया है और कुछ जो सेक्शंस हैं उनको रिपील कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। तो अब हम इसके बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे। जैसे पहले हम बात करेंगे कि ये चेंजेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद एक एक करके हम तीनों लॉज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि इन लॉज को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये जो एग्जिस्टिंग जो हमारे 3 लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो हैं ब्रिटिशर्स ने बनाए थे इंडियंस के लिए, ठीक है। और जो करंट लॉज हैं वो भारतीयों ने भारतीयों के लिए बनाए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो जो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस सिस्टम में रहते हैं, उन्हें पता है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी जो बात थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात थी, वो ये थी कि जो पहले वाले क्रिमिनल लॉज थे वो दंडात्मक प्रक्रिया पे बेस्ड थे, मतलब पेनलाइजिंग करने पे फोकस रखते थे, जबकि जो नए लॉज हैं वो जस्टिस पर फोकस्ड हैं। तीसरी बात यह है कि जो ओल्ड लॉज थे वो पहले 150 साल पहले बने थे, उस टाइम के कॉलोनियल सिस्टम के पर बेस्ड थे। अब क्या हुआ है, तब से लेके अब तक हमारे जो भारत है यहाँ पे क्राइम्स, क्रिमिनल्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, मतलब नए तरह के क्राइम्स आ गए हैं, क्रिमिनल मेंटालिटी अलग हो गई है और कुछ ऐसे क्राइम है जो पहले क्राइम होते थे अब वो क्राइम रहे ही नहीं है। इसी वजह से कुछ सेक्शंस को रिपील भी किया गया है, हटाया भी गया है। तो यही 3-4 पॉइंट्स हैं, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने नए लॉज को इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में। भारतीय न्याय संहिता 2023, क्योंकि ये दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट से पास हुआ था। भारतीय न्याय संहिता 23 ने आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस किया है। इसका जो आईपीसी था उसमें जो सेक्शंस थे वो 511 थे, 511 सेक्शन थे। और ये जो बीएनएस है इसमें 358 सेक्शंस हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे सेक्शंस को यहाँ से हटा दिया गया है और लगभग 21 इसमें जो नए क्राइम्स हैं उनको ऐड किया गया है। तो उनके कुछ जो मेजर चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। किसी वुमेन को फॉल्स प्रॉमिस करके उसके साथ शादी कर लेना, मैरिज करना, या फिर डिसीटफुल मीन्स के थ्रू इंटरकोर्स सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना। डिसीटफुल मीन्स कुछ भी हो सकता है, जैसे अपनी पहचान छिपा के या फिर उसे कोई प्रलोभन देकर, इस तरह की चीज़ें करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, ऐसे रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं या फिर मैरिज की जाती है वीमेन के साथ, तो वो एक क्राइम माना जाएगा। कि फर्स्ट टाइम एवर लॉ में मॉब लिंचिंग को एक क्राइम माना गया। मॉब लिंचिंग के जो क्राइम है, घटनाएं हैं हमारे भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले कुछ टाइम में। मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि किसी रेस, कास्ट या पर्टिकुलर जेंडर को लेके किसी का मर्डर कर देना, पर्टिकुलर 2-3 रीजंस की वजह से। तो इसको भी क्राइम की श्रेणी में, क्राइम की कैटेगरी में नए लॉज में, नए जो बीएनएस है इसमें शामिल किया। चेंज है वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी बीएनएस में शामिल किया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में क्या हो सकता है, जैसे कि अभी ये जो साइबर क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, डकैती, व्हीकल थेफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पहले कभी नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब भी क्राइम में शामिल किए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब कर। एक और चेंज है वो है टेररिज्म को भी अब एक क्राइम में शामिल किया गया है। पहले आईपीसी में टेररिज्म से रिलेटेड कोई ऐसा सेक्शन नहीं था जो डायरेक्टली इसको डील करता। पहले जो टेररिज्म है उसको यूएपीए के अंतर्गत डील किया जाता था, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी जो एक्ट था उसके अंतर्गत इसको डील किया जाता है। लेकिन अब इसे गवर्नमेंट ने क्राइम की श्रेणी में ही डाल दिया है। जो क्राइम है जिसको पहले थेफ्ट के साथ ही डील किया जाता था, इट इज़ स्नैचिंग।
जो स्नैचिंग की घटनाएं हैं, स्नैचिंग और थेफ्ट में बहुत बड़ा जो मेजर जो डिफरेंस है कि जो थेफ्ट होती है उसमें टाइम लगता है, वो मतलब थोड़ा सा प्लान्ड होता है, लेकिन जो स्नैचिंग होता है वो विद इन सेकेंड्स अचानक से सडनली किसी का चोरी हो जाना, किसी के हाथ से कुछ छीन लेना, वो स्नैचिंग की श्रेणी में आता है। तो जिसके लिए अलग से सेक्शन यहाँ पे दिया गया, उसे एक अलग से क्राइम की कैटेगरी में डाला है। और कुछ सेक्शंस रिपील किया गया है, जैसे कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 377 को रिपील कर देना, 497 को रिपील कर देना। जो सीआरपीसी था पहले, सीआरपीसी का क्या था, सीआरपीसी प्रोसेस डिफाइन करता था कि जैसे आईपीसी है, आईपीसी में क्राइम डिफाइन हुआ कि क्या चीज़ क्राइम की श्रेणी में आएगी और क्या नहीं आएगी। जो सीआरपीसी है उसमें ये बताया जाता था कि जो भी क्राइम की श्रेणी में आया है उसका आगे ट्रायल कैसे चलेगा, अरेस्ट कैसे होगा और उसके बाद जजमेंट्स कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में डिफाइन की जाती थी। तो जो एग्जिस्टिंग या जो पुराना सीआरपीसी था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है। उसमें भी प्रोसीजर्स ही बताए गए हैं, बट उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। सीआरपीसी में जो सेक्शंस थे वो 484 थे, जबकि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 सेक्शंस हैं। तो इसमें जो मेजर सेक्शंस हैं, मेजर हाइलाइट्स हैं बीएनएसएस के, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे पुलिस कस्टडी, पहले जो एग्जिस्टिंग सीआरपीसी था उसमें पुलिस कस्टडी जो है वो 15 डेज़ के लिए थी, लेकिन अभी पुलिस कस्टडी का टाइम बढ़ा के 90 डेज़ कर दिया, मतलब बिफोर ट्रायल जो है उसका 90 डेज़ कर दिया गया है। दूसरा बहुत बड़ा चेंज ये आया है कि एक्यूज्ड की एब्सेंस में भी ट्रायल उसके ऊपर किया जा सकेगा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में आपने शायद सुना होगा, ये जो विजय माल्या का केस हुआ था या नीरव मोदी का केस हुआ था, क्योंकि इंडिया से बाहर चले गए थे तो वो ट्रायल नहीं हो पाया था, केस नहीं चल पाया था उनके अगेंस्ट में। लेकिन अब वो चीज़ हटा दी है कि अगर कोई एक्यूज एब्सेंस है तो भी ट्रायल किया जाएगा। एक बहुत बड़ा चेंज आया है स्टैचुरी बेल को लेके। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई एक्यूज जो उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो जिस केस के लिए, जिस चार्ज के लिए उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, तो जितना उसमें प्रिस्क्राइब्ड है जो भी पनिशमेंट, जैसे अगर 2 साल की या 4 साल की प्रिस्क्राइब्ड है पनिशमेंट, तो उससे आधा अगर इम्प्रिजनमेंट अगर उसने ऑलरेडी टैकल कर लिया, मतलब वो उससे आधे टाइम के लिए जेल में अगर रह चुका है, वो उस केस में स्टैचुरी बेल दी जाती थी। लेकिन अभी वो हटा दिया है, किसी भी एक्यूज के ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के चार्जेस होने के केस में स्टैचुरी बेल नहीं दी जाएगी। एक जो चेंज ये भी है कि जैसे ट्रायल अगर कंप्लीट हो गया है किसी केस का, तो उसके विद इन 45 डेज़ कोर्ट को उसका जजमेंट देना होगा। कि किसी केस की फर्स्ट हियरिंग होने के बाद विद इन 60 डेज़ चार्जशीट फाइल करनी होगी और चार्जेस भी फ्रेम करने होंगे, मतलब डिसाइड करना होगा कि क्या किस चार्ज के लिए उसके ऊपर आगे ट्रायल चलेगा। रेप विक्टिम के केस में जो चेंज आया है वो ये है कि जो उसकी मेडिकल होता है, मेडिकल रिपोर्ट जो विद इन 7 डेज़ ही फाइल करनी होगी कोर्ट में। नेक्स्ट इज़ कि ज़ीरो एफआईआर का कंसेप्ट बिल्कुल अब इसमें सीआरपीसी में ऐड कर दिया गया है। एक्चुअली पहले भी होता था, 2011 के बाद से यूज़ में तो है ज़ीरो एफआईआर, लेकिन उसको लॉ में नहीं लाया गया था, तो अब इसे लॉ में रख दिया है। ज़ीरो एफआईआर का मतलब ये है कि जैसे क्राइम, पहले क्या होता था कि जो जुरिस्डिक्शन होता था उसके बेस पे एफआईआर होती थी, कि जहाँ पे क्राइम हुआ है, जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ है, जिस पुलिस स्टेशन के, वहीं पे आप एफआईआर लिखवा सकते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन है उसको एफआईआर कंसर्न थाने में भेजनी होगी। बीएनएसएस में डिजिटलाइजेशन पे भी ध्यान दिया गया है। यहाँ पे जैसे जो समन्स होते थे पहले फिजिकल कॉपी जाती थी, अभी उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, मतलब ईमेल पे भी भेज के वही समन्स ही माने जाएंगे। तीसरा हमारा आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें 167 सेक्शंस थे और इसमें 170 सेक्शंस हैं। तो इसने क्या किया है कि मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो ये बताता है कि जो भी केस का ट्रायल चल रहा है तो उसमें जो एविडेंसेस होंगे, किस चीज़ को एविडेंस माना जाएगा, किस चीज़ को नहीं माना जाएगा, या फिर किस तरह से, किस प्रोसेस से वो एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसके साथ डील किया करता था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है उसमें 2-3 कुछ सेक्शंस बढ़ा दिए गए हैं और उसका थोड़ा सा एविडेंस लेने का, कलेक्ट करने का प्रोसेस थोड़ा चेंज कर दिया है। डिजिटलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है यहाँ पे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता दी गई है। रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर फाइल्स हो सकती हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, इस तरह की ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये भी अब लीगल हैं, इनको भी एज अ एविडेंस ही
माना जाए। इसके अलावा जो कॉल रिकॉर्ड्स होती हैं वो भी अब लीगल हो गई हैं, वो उनको भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लॉ में डाल दिया गया है। इसमें एक नेक्स्ट आया है, वो ये आया है रेप विक्टिम्स का जो उनको एविडेंस देना होता है, तो वो ऑडियो या विजुअल मतलब ऑडियो या वीडियो के थ्रू ही लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाएं या कोर्ट में जाएं। मैंडेटरी है कि ये वाला जो एविडेंस है वो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही कलेक्ट कर सकती है, वो भी जो रेप विक्टिम है उसका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली मेम्बर जब पास में होगा तभी ये इस तरह के जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। तो अब हम इनके इम्प्लीकेशंस पे बात करते हैं कि इससे क्या इम्प्लीकेशन, नए जो लॉज हैं इनसे क्या इम्प्लीकेशन आया है, इससे देख क्या फ़र्क पड़ा। इससे फ़र्क तो एक तो ये पड़ा कि एक तो जो लीगल सिस्टम है बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया, डिजिटलाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी आई है, फास्टर हो गया है प्रोसेस। ड्यूरेशन फिक्स कर दिया गया है कि विद इन 3 ईयर्स कोई भी केस, विद इन 3 ईयर्स केसेस को सेटल करना होगा। इस तरह की ड्यूरेशन पे भी काम किया गया है, इसमें बात की गई है। तो यही सब कुछ मेजर चेंजेस हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन्हीं तीनों एक्ट्स के ऊपर और भी डिटेल में वीडियो लाऊंगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को नए लॉज के बारे में, नए क्रिमिनल लॉज के बारे में पता चले, अवेयरनेस हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलते रहें और आप आगे वीडियो से जुड़े रहें, तो आपको इस तरह की नॉलेज मैं शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।